हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के वायसराय को माइंड मैप और ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। मैं आपको इतना सरल तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको सब कुछ एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के वायसराय की संख्या टोटल 21 है। अगर हम इन सभी को एक साथ पढ़ते हैं तो हमारे मन में कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होगा और इन्हें याद करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर हम दो ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग के 11 वायसराय को याद करेंगे और इसके बाद में अगले 10 वायसराय को हम याद करने वाले हैं। तो इस तरह से टोटल हमारे 21 वायसराय याद हो जाएंगे और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। स्टार्टिंग के 11 वायसराय को याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक अपने माइंड में रखिए और वो ट्रिक है, नियुक्त किया एक लड़का मैंने, ना लाया रिबन डोरी, लाया एक कंगन। क्या ट्रिक है? नियुक्त किया एक लड़का मैंने, ना लाया रिबन डोरी, लाया एक कंगन। एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। बस आपको इनके स्टार्टिंग के शब्दों को देखना है, आपको पूरे वायसराय याद हो जाएंगे। जैसे किया के का से हो जाएगा दोस्तों आपका केनिंग, एक के ए से हो जाएगा एलिगन प्रथम, लड़का के ला से हो जाएगा दोस्तों आपका लॉरेंस यानी जॉन लॉरेंस, मैंने के माँ से हो जाएगा मेयो यानी लॉर्ड मेयो। इसके बाद है ना, तो ना से हो जाएगा आपका नॉर्थ बुक, ला से हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लिटन, री से हो जाएगा रिपन, डा से हो जाएगा डफरिन। बस आपको इनके स्टार्टिंग के शब्दों पर गौर करना है, आपको पूरे याद हो जाएंगे। इसके बाद लाया है, तो लाया के ला से हो जाएगा आपका लॉर्ड लेंस डाउन, एक के ए से हो जाएगा एलिगन द्वितीय और कंगन के का से हो जाएगा आपका करजन। बस आपको अपने माइंड में रखना है, नियुक्त किया एक लड़का मैंने, ना लाया रिबन डोरी, लाया एक कंगन। तो इस तरह से आप आसानी से स्टार्टिंग के 11 वायसराय को याद कर पाएंगे। अब दोस्तों हम एक एक वायसराय को डिटेल से देखने वाले हैं, क्योंकि डिटेल अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है और सब कुछ आपको माइंड मैप से देखने को मिलेगा, तो आपके लिए इन सभी को याद करना भी आसान होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों लॉर्ड कैनिंग की। इसका टाइम पीरियड रहा 1858 से लेकर 1862 तक। दोस्तों, ये जो कैनिंग था यह भारत का पहला वायसराय बनाया गया था, लेकिन इससे पहले 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इसने कार्य किया था। 1858 के बाद में इसको भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। तो इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, इसी के कार्यकाल के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में ही आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी यानी फौजदारी विधि संहिता, ये दोनों जो कानून हैं वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में ही आए थे। इसी के कार्यकाल के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वर्तमान में दिल्ली में है। और ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है दोस्तों, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत वर्तमान में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के दमनकारी कार्यों के बारे में। तो दोस्तों इसी के कार्यकाल के दौरान 1857 का विद्रोह हुआ, जब ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। सितंबर 1859 में नील विद्रोह हुआ। यूरोपीय सेना द्वारा दोस्तों 1859 में श्वेत विद्रोह होता है। क्या हुआ कि अंग्रेजों के अलावा जो अन्य यूरोपीय व्यक्ति थे उनको भी दोस्तों ब्रिटिश सेना में शामिल किया गया, लेकिन ब्रिटिशों द्वारा अन्य यूरोपीय व्यक्तियों के साथ में भेदभाव किया जाता था, पदोन्नति नहीं दी जाती थी, वेतन नहीं मिलता था। तो जो अन्य यूरोपीय व्यक्ति थे ना, उन्होंने विद्रोह किया और इसी को कहा गया श्वेत विद्रोह। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ही भारत में पहली बार आयकर लगाया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग के बाद में दोस्तों अगला वायसराय बनता है एलिगन प्रथम, जिसका कार्यकाल रहा 1862 से लेकर 63 तक। इसके कार्यकाल के दौरान दो प्रमुख घटनाएं हुई। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई और दोस्तों एलिगन प्रथम ने बहावी आंदोलन का दमन कर दिया। अब ये बहावी आंदोलन क्या था, तो ये जो है एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध करना और शरिया के अनुसार इस्लामी राज्य की स्थापना करना था।
तो बहावी आंदोलन जो है उसका दमन किसने किया था? एलिगन प्रथम ने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला वायसराय है दोस्तों जॉन लॉरेंस, जिसका टाइम पीरियड था 1864 से लेकर 1869 तक। इसके कार्यकाल के दौरान तीन प्रमुख घटनाएं हुई जो कि हमारी परीक्षा में पूछी जाती है। दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1866 में जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड में। जॉन लॉरेंस ने शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो जॉन लॉरेंस द्वारा। दोस्तों, इसने जो है भूटान के साथ में युद्ध किया और भूटान युद्ध जो है वो 1864 से लेकर 65 के बीच में चला, जिसमें अंग्रेजों ने भूटान को पराजित कर दिया और उसके अधिकांश क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। दोस्तों, भूटान युद्ध जो है वो सिनचुला की संधि से समाप्त हुआ था और ये जो सिनचुला की संधि है वो 1865 में हुई थी। तो देखिए, तीनों फैक्टों को आपको याद रखना है, जिसमें स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न देखे गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वायसराय है हमारा लॉर्ड मियो। इसका टाइम पीरियड रहा 1869 से लेकर 1872 तक। दोस्तों, लॉर्ड मियो के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसी के कार्यकाल के दौरान 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। इसने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई, कृषि और वाणिज्यिक विभाग की स्थापना की थी। तो तीनों पॉइंट अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भैया पहली जनगणना जो है किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी, कृषि और वाणिज्यिक विभाग की स्थापना किस वायसराय द्वारा की गई थी। लॉर्ड मेयो के बारे में आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जब ये पोर्ट ब्लेयर में घूमने गया था तो उसी दौरान एक अफगान अपराधी शेर अली अफरीदी ने इसकी हत्या कर दी थी चाकू मारकर। तो अक्सर परीक्षा में एक और प्रश्न बनता है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि वो कौन सा वायसराय था जिसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड मेयो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर एक पॉइंट जनगणना वाला, दूसरा कृषि और वाणिज्यिक विभाग वाला, इसको आपको किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला वायसराय है दोस्तों लॉर्ड नॉर्थबुक। इसका टाइम पीरियड रहा 1872 से लेकर 76 तक। इसके कार्यकाल के दौरान तीन प्रमुख घटनाएं हुई जहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इसके बाद में दोस्तों हमारे दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भैया आर्य समाज की स्थापना के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो नॉर्थबुक। नॉर्थबुक के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि इसने कूका आंदोलन का 1872 में दमन कर दिया था। दोस्तों, कूका आंदोलन जो है वो 1840 के दशक से चल रहा था, लेकिन 1872 में ये अपनी चरम पर पहुंच गया था और इसी दौरान नॉर्थबुक जो है भारत का वायसराय था। तो इसने जो है वो कूका आंदोलन का पूरी तरह से दमन कर दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला वायसराय है लॉर्ड लिटन। इसका टाइम पीरियड रहा 1876 से लेकर 1880 तक। दोस्तों, लॉर्ड लिटन जो है एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था और इसको साहित्य के जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है, ये पूछा जाता है कि वो कौन सा वायसराय था जिसको साहित्य के जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। तो भैया राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिटन। इसके कार्यकाल के दौरान द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। दोस्तों, इसके माध्यम से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में, ठीक है, जिसके माध्यम से देसी भाषा में प्रकाशित भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध इसने लगा दिया था। इसके अलावा दोस्तों चौथा पॉइंट भी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम सीमा 21 वर्ष थी ना, उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। इसी के कार्यकाल के दौरान पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1 जनवरी 1877 में। दोस्तों, दिल्ली दरबार का आयोजन टोटल 3 बार किया। सबसे पहले तो 1877 में, इसके बाद 1903 में और इसके बाद किया था 1911 में।
तो दिल्ली दरबार का आयोजन जो है टोटल 3 बार किया गया था और सबसे पहले किया गया था दोस्तों लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में 1877 में। जब पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो इसने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। दोस्तों लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में ही कई सारे अकाल पड़े, तो इसने क्या किया, 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया और उसका अध्यक्ष बनाया था इसने रिचर्ड स्ट्रेची को। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला वायसराय है लॉर्ड रिपन। ये ठीक ठाक आदमी था, है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। रिपन से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड रहा 1880 से लेकर 1884 के बीच का। दोस्तों इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है, लॉर्ड रिपन को। इसके कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद आता है। दोस्तों एक बिल आया था जिसके तहत क्या हुआ कि भारतीय मजिस्ट्रेट यानी भारतीय जजों को यूरोपियों के मुद्दों को सुनने का अधिकार मिल गया। तो अंग्रेजों को और अन्य यूरोपीय व्यक्तियों को ये स्वीकार नहीं हुआ। उनको ऐसा लगा कि भारतीय हमारे मुद्दों को कैसे सुन सकते हैं, वो तो अश्वेत हैं, काले हैं, अशिक्षित हैं, उनको तो ऐसा अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसको हम इल्बर्ट बिल विवाद के रूप में जानते हैं। दोस्तों इसी के कार्यकाल के दौरान पहला कारखाना अधिनियम पारित होता है 1881 में। तो यहाँ पर 2-3 बातें जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं उनको मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया है। दोस्तों रिपन को भारतीय उद्धारक की संज्ञा भी दी गई है। तो ये वाला पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में रद्द कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला वायसराय है दोस्तों लॉर्ड डफरिन। इसके बारे में 3 बातें आपको याद रखना है कि इसके कार्यकाल के दौरान तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जिसके माध्यम से बर्मा का भारत में पूरी तरह से विलय कर लिया। इसी के कार्यकाल के दौरान INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। और दोस्तों 1885 में ही बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसके माध्यम से ये कहा कि जो बंगाल के श्रमिक हैं, जो बंगाल के किसान हैं, उनके अधिकारों और उनके हितों की रक्षा की जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पर 2 बातें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो डफरिन था। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, तो डफरिन। तो 2 बातें तो ऐसी है कि आपको भूलना ही नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला वायसराय है दोस्तों लैंसडाउन, जिसका टाइम पीरियड रहा 1888 से लेकर 1894 तक। दोस्तों इसके कार्यकाल के दौरान डूरंड आयोग की स्थापना हुई 1893 में, जिसके माध्यम से भारत और अफगानिस्तान के मध्य में सीमा का निर्धारण किया गया। लैंसडाउन के टाइम पीरियड में ही सम्मति आयु अधिनियम पारित होता है 1891 में, जिसके माध्यम से ये कहा गया कि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह नहीं किया जा सकता। तो ये एक अच्छी घटना थी यहाँ पर लैंसडाउन के समय, तो इसको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों इसने सिविल सेवाओं को शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवा में वर्गीकृत कर दिया था, ताकि एक पदानुक्रम स्थापित किया जा सके। और इसी के कार्यकाल के दौरान 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है कि पहला कारखाना अधिनियम तो रिपन के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ और दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया, लैंसडाउन के टाइम पीरियड में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, यानी सम्मति आयु अधिनियम और दूसरा कारखाना अधिनियम, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न देखे गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला वायसराय है दोस्तों एलिगन द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड रहा 1894 से लेकर 1899 का। दोस्तों एलिगन द्वितीय के कार्यकाल के दौरान ही बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को हम उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसने अकाल की जांच के लिए जेम्स लोयल की अध्यक्षता में लोयल आयोग का गठन किया था। इसने दोस्तों एक घोषणा की थी या फिर
इसने एक वक्तव्य दिया था भारत के संबंध में। इसने क्या कहा, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन रखेंगे। तो इसने जो कोटेशन दिया, जो वक्तव्य दिया, ये अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, ये कथन दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये जो वक्तव्य है वो किस वायसराय ने दिया था। क्या कथन है, इसने कहा कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसको हम अपने अधीन रखेंगे। तो ये वक्तव्य आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगला वायसराय है दोस्तों लॉर्ड कर्जन, जिसका टाइम पीरियड रहा 1899 से लेकर 1905 तक। 1905 काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान बंगाल का विभाजन हो गया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से हम भारत के वायसराय को ट्रिक और माइंड मैप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उसी तरह से दोस्तों मैंने बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, इन सभी को ट्रिक और माइंड मैप के माध्यम से कवर कर दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, तो वहाँ पर भी आपको सारी वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। आधुनिक भारत का औरंगजेब किसको कहा जाता है? कर्जन को। दोस्तों इसी के कार्यकाल के दौरान 1901 में भारत में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी। तो ये पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए इसने फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी इसी के कार्यकाल के दौरान 1902 में हुआ। दोस्तों लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में ही 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना थी। बंगाल विभाजन के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, इसकी जो घोषणा है वो तो 19 जुलाई को कर दी गई थी, लेकिन ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर से। तो तारीख को भी आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड के दौरान ही 1899 से 1900 के बीच में कई सारे अकाल पड़ते हैं। तो इसने क्या किया, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। कर्जन के कार्यकाल के दौरान ही 1903 में दोस्तों दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया गया था। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भैया कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता है। पहली बार जाति के आधार पर जनगणना जो है वो कर्जन के टाइम पीरियड में हुई थी। फ्रेजर की अध्यक्षता में इसने पुलिस आयोग का गठन किया। थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया। बंगाल विभाजन की इसने घोषणा की। तो जितने भी पॉइंट यहाँ पर कर्जन से संबंधित है ना, वो सभी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं कर्जन के बारे में। दोस्तों कर्जन के 3 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक कथन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि भैया ये जो कथन है या फिर ये जो वक्तव्य है किस वायसराय द्वारा दिया गया था। दोस्तों कर्जन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट की, उसकी आलोचना की और कहा पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी भी डिग्री नहीं मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वक्तव्य है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों कर्जन को अपने आप पर काफ़ी कॉन्फिडेंस था। इसको ऐसा लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो ही सही है। तो इसने कोलकाता नगर पालिका की स्थिति पर व्यंग्य करते हुए कहा कि मैं वायसराय के बाद में कोलकाता का महापौर बनना चाहूँगा। वहीं कांग्रेस के संबंध में इसने कहा कि कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, आपने देखा भी होगा। जब आप कांग्रेस पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस वक्तव्य की चर्चा हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हमने टोटल 11 वायसराय को डिटेल से देख लिया, माइंड मैप के माध्यम से देख लिया और इनके क्रम को हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था। और उस ट्रिक को अपने माइंड में रखिएगा। हमारी ट्रिक थी, नियुक्त किया एक लड़का मैंने, ना लाया रिबन डोरी, लाया एक कंगन। अब हमारे 10 वायसराय और बचे हैं जिनको मैं आपको अगली वीडियो में एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से कवर करवाऊंगा। यहाँ पर इस वजह से उनको शामिल नहीं किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता और आपको सारी चीज़ें समझने में दिक्कत होती। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपना रिस्पॉन्स जो है वो कमेंट में ज़रूर डालें क्योंकि आपके रिस्पॉन्स यानी आपके कमेंट से ही मुझे समझ आ पाता है कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का वो आपके लिए लाभकारी है या फिर नहीं। थैंक यू।